हाय गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत शानदार होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी जीत की। ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो अभी ग्रुप 2 दे रहे हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद जब डेट आ गई, तो अभी जब हमारा ग्रुप 2 है तो पेपर नंबर 6 में हमेशा से लोगों को होता है कि एक टॉस है, वो किस तरफ लेके जाए, कहाँ लेके जाए। स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, प्रोवाइड आप एक डिटेल प्लान के साथ जाओ वहाँ पर। तो ये एक छोटा सा वीडियो 8-10 मिनट का वीडियो बनेगा ये, जहाँ पर मैं आपको कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप जब आप पेपर लिखेंगे मई 25 का, तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। सो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू मई 24 एंड नवंबर 24 का सजेस्टेड। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2-3 बच्चों का मुझे मैसेज आया कि पीपल हु हैव टेकन माय ऑडिट क्लास एंड दे वर लाइक कि सर अब हम क्या करें, पेपर नंबर 6 देना है। कुछ बच्चों ने डीटी में जाके खाली बैठा है, दे आर एमिंग फॉर एग्जामिनेशन इन आईडीटी एंड प्लस पेपर नंबर 6 सो दैट अगले सितंबर अटेम्प्ट जब आएगा रिसेंटली, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वहाँ पर खाली डीटी देने को मिले। सो पेपर नंबर 5 की आपके आई होप बहुत अच्छी तैयारी चल गई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप मिल गया, आपको 2 दिन बाद जाके भी एग्जाम देनी है। अब आईबीएस के लिए आप ध्यान रखना, देखो ओपन बुक एग्जाम में 4 घंटा है, तो लोग क्या करते हैं, सारे किताबें लेके जा रहे हैं, सारी किताबें लेके जा रहे हैं। मतलब अब आप समझो ना इस चीज को, आप सारी किताबें लेके जाके आपको यही नहीं पता कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है, तो उसकी इंडेक्सिंग होनी चाहिए। अब इंडेक्स बनने का आज तो टाइम है नहीं, तो मैं मेरे जो 2 सब्जेक्ट है लॉ और ऑडिट के, मैं उनका बता दूं कि मैंने मई 24 का एनालिसिस किया, नवंबर का एनालिसिस किया, आरटीपीज देखी, दोनों अटेम्प्ट की, एमटीपीज देखी, ठीक है, ये अटेम्प्ट की आरटीपी देखी। भैया आई से कर क्या रहा है, आई से सारी चीजें तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन इतना बड़ा है, ठीक है। अब जब आप देखोगे, जब क्वेश्चन इतना बड़ा है, बहुत सिंपल सा पैटर्न मिल गया है कि क्या कर रहा है इसे, कि भैया 5 क्वेश्चन है एमसीक्यू के। तो सो अगर मैं डिटेल में उसको तोड़ू, सो भैया 5 केस स्टडीज है, करनी कितनी है अपने को सर, 4 करनी है इसमें से। तो मतलब एक तो मैं ऑप्शन में निकाल दूं। अब जिस बच्चे को अगर जैसे डीटी का किसी को फोबिया, जैसे डीटी की तैयारी नहीं की है, तो जहां डीटी का क्वेश्चन होगा ना, मतलब डिस्क्रिप्टिव में हो या एमसीक्यू में हो, देखो अगर एमसीक्यू में तो वो मैनेज होगा, अगर डिस्क्रिप्टिव में डीटी का क्वेश्चन है, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग का कुछ अगर इंस्टीट्यूट ने पूछा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का एक मैंने क्वेश्चन देखा था कई स्टडी में, वो जो हटा दो उसको, तो आप छोड़ दीजिए। अब बच्चे आपकी जो 4 केस स्टडी है उसका भी बाइफर्केशन मिल गया, 5 क्वेश्चन 2 मार्क ईच, एमसीक्यू है 10 मार्क, बाकी भैया 5 मार्क, सॉरी 5 मार्क 5 मार्क 5 मार्क। अब मैं अगर आपको लॉ ऑडिट की बात बताऊं, तो स्पेसिफिकली अगर मैं पहले बात करूं तो लॉ की, ठीक है। सो लॉ में जितनी भी केस स्टडीज आई है जिसमें आई से क्या टच कर रहा है, आई से एक तो आपका चैप्टर टच कर रहा है डायरेक्टर वाला, ठीक है। अब डायरेक्टर में भी कुछ ऐसे सेक्शन है जो कि रिपीट हो रहे बार बार। तो अगर मैं आपको बोलूं 149 वाला, 151 होता है डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है। देन 160 161 के चारों है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 165, 169 रिमूवल, 173 बोर्ड मीटिंग, 174 कोरा, मतलब ये तो पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है। देन 179 पावर्स ऑफ बोर्ड, 180, 181, 182, 183, ये सब डोनेशन वाले कॉन्सेप्ट है। फिर ये 3 सेक्शन 185, 186, 188, ठीक है। नीचे से जो मैनेजरल रेम्युनरेशन वाला जो चैप्टर आता है उसमें 92, 93 ओपीसी, 195, 199, सॉरी 196 है, और एक सीएस वाला क्वेश्चन। तो 185, 186, 188, 197 मैनेजरल रेम्यूनरेशन, ठीक है। ये जो कुछ सेक्शन है जो बहुत सारी केसेज में रिपीट हुए, तो अगर आपने ये पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर आप लोग नए सिलेबस से आपने पढ़ाने के एसपीएम, तो तुमको भी पता तुमने कैसे दिया हुआ, ठीक है। सो यूट्यूब पे जाओ, वहां पर मेरा एक वीडियो पड़ा है वहां पर डायरेक्टर्स का, उसमें ना मतलब वो मैराथन है 12 घंटे की, उसमें डायरेक्टर्स के टॉपिक में जाओ, वहां पर आपको दिख जाएंगे डायरेक्टर्स के चारों सेक्शंस। तो इनको समझिए क्या कहना चाहता है। जैसे लोन टू डायरेक्टर्स बार बार आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन आई हुई है, ठीक है। 180 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, उसकी लिमिट है, और 197 में मैनेजरल रेम्युनरेशन है, जो आपने इंटर में ही पढ़ा होगा अकाउंट्स में, कि जब प्रॉफिट होता है तो कैसे कैलकुलेट करनी पड़ती है, जब प्रॉफिट नहीं होता तो कैसे कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसको आप स्ट्रॉन्ग करके जाइए, ठीक है। फिर लॉ के अंदर आपको एक और टॉपिक मिल जाएगा, एफसीआरए। एफसीआरए में जो बोला ना कि ये एफसी है या नहीं है, और उसकी एक लिमिट है,
ठीक है, 10 लाख रुपए वाली, वो लिमिट को समझ लीजिए, बाकी पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, एफसी है या एफसी नहीं है वो वाली लिमिट, ठीक है। देन एक चैप्टर आपको मिलेगा मॉड्यूल के अंदर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आप टाइप करोगे अभिषेक बंसल ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, इसमें सेक्शन नंबर 240, 241, 244, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे जो केस स्टडीज में दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने, यही रिपीट हो रहा है। सी आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली ये क्या, पर ये तो अपने को पता होना चाहिए कहां क्या लिखा हुआ है। 244 में कैलकुलेशन है वो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 100 मेंबर्स व्हिचएवर इज लेस, वो कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन अमालगमेशन वाला एक चैप्टर आएगा आपको 240 से लेके 247 वाला एक जो चैप्टर है जिसमें वैल्यूअर की भी जो कैलकुलेशन है, वैल्यूअर वाली, ठीक है, वो वाला चैप्टर। देन फेमा के अंदर यू विल डू प्राय, सी पेनल्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं, उस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। प्राय प्रोय क्या होता है, एंड वो जो 3 लिस्ट है ना, सीजी वाली, प्रोहिबिटेड लिस्ट वाली, सॉरी पहले प्रोहिबिटेड आता है कभी भी, प्रोहिबिटेड, सीजी, आरबीआई, ये जो 3 लिस्ट है, मतलब डायरेक्टर्स वाला जो टॉपिक है, एफसीआरए वाला टॉपिक, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, अमालगमेशन वाला जो चैप्टर है, फेमा हो गया, फेमा में प्राय प्रोय, प्रोहिबिटेड, सीजीआर, ये अगर आपने ढंग से कर लिया तो लॉ का कंटेंट यहां खत्म हो जाता है हमारा, क्योंकि चीजें ये रिपीट हो रही है। अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने जो केस स्टडीज दे रखी है ना, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट बार बार रिकॉल हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम ऑडिट की स्पेसिफिकली बात करते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट भैया ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर, बार बार वो यही पूछ रहा है कि अगर आप ऑडिटर होते तो हाउ वुड यू रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा सर, ऐसे 705, 706, 701, 705 में अपनी जो ओपिनियन है ना, एडवर्स है, क्वालिफाई, आप देखोगे, देखो अगर बाई चांस आपको समझ में नहीं आ रहा ऑडिट का कोई क्वेश्चन है तो वो बोलते हैं कि क्या करने के सर, अमर कर दीजिए। अमर का मतलब होता है ऑडिटर शुड मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, एज पर ऐसे 705। अच्छा, बाई चांस कभी पैरा बनाने को तो पैरा बनाना आना चाहिए, मेरा ओपिनियन का पैरा बना के यूट्यूब पे वीडियो है कि ओपिनियन पैरा कैसे बनाना है, अगर किसी को नहीं आता है तो, या अगर आपके पास कोई भी ऑथर की बुक है तो देखिए, सी वो सिचुएशन तो कोई भी आ सकती है ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वालिफाई कब करना पड़ता है, एडवर्स कब करना पड़ता है, डिस्क्लेमर कब करना पड़ता है, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए यहाँ पर, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन सेम थोड़ी आएगी, सिचुएशन तो कुछ भी आ जाएगी। देन ऑडिट एविडेंस चैप्टर, ऑडिट एविडेंस चैप्टर में बेसिकली कौन सी सीरीज है आपकी, 500 की सीरीज है। 500 की सीरीज में 500 तो बहुत, मतलब उसमें प्रोसीजर इंक्वायरी वाला जो प्रोसीजर 501, 505, 510, 560, 570, 580, भैया रिलेटेड पार्टी, मैंने 5-6 केस स्टडीज देखी फटाफट, रिलेटेड पार्टी 580 बार भर के, 570 के गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में दिए हैं इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स में ऐसे आपको क्लॉज पता, अगर आपने ऑडिट का पेपर दिया है या अगर आपने पढ़ रखा था, आपको थोड़े बहुत तो क्लॉज पता होगा। यहां पर तो बुक है हमारे पास, जैसे अगर मैं बोलूं ड्यू डिलीजेंस है तो आपको तो ड्यू डिलीजेंस लिखा होता है कहीं ना कहीं, मतलब वो 712 बोलते हैं हम उसको, क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात है तो वो लिखे होते 811 में, क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। सो आपको एग्जैक्ट थे तो वहां से मिल जाएगी, तो खाली आप क्लॉज रिकॉल कर लीजिएगा। फिर वो एक उसमें कॉन्सेप्ट है ब्रांच वाला, कि वो कितनी ब्रांच हो सकती है, मतलब हम कितनी भी ब्रांच शुरू कर सकते हैं, प्रोवाइड एवरी ब्रांच शुड हैव अ सेपरेट सीए इंचार्ज, तो ये 2-3 जगह ये भी आया हुआ है। फिर SAE 3400, 3420, 02 नहीं 3400, 3420, कंपाइलेशन वाला 4410, ये इसके कंटेंट आप मार्क करके चले जाए कि भैया देखो जैसे प्री कंडीशंस है तो प्री कंडीशन में को यहां से यहां लिखने का है, रिपोर्टिंग है तो रिपोर्टिंग में ये सब मेरे को लिखने का है। तो ये जो कंटेंट है जो मेरे को मिले हैं, जो बार बार इंश्योर रिपीट कर रहा है हमारी जो केस स्टडी से, तो आपको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, मतलब भाई ये कंटेंट आपको पता हो कहां क्या लिखा हो तो आप ढूंढ सको फटाफट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो IBS के लिए, आई एम सेइंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बच्चा IBS के लिए भैया वो है तुम्हारा FR, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंड AS 38, 32, ठीक है, 115 के क्वेश्चन है ही है, मतलब वो केस स्टडीज में दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने। आप कोई भी केस स्टडी उठाओ आपको एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आ ही रहा है, तो यू शुड नो लाइक योर FR टीचर जिनसे भी आप पढ़े होंगे, मेल टीचर, फीमेल टीचर, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया होगा उन्होंने आपको बताया होगा कि उसका मतलब क्या होता है। सी आई एम नॉट अ FR टीचर, मैं आपको खाली बता सकता हूँ कि भैया वो केस स्टडी की जो एनालिसिस देखी तो उसमें FR का जो कॉन्सेप्ट है वो, प्लस AFM की जो थियोरी पीछे ना, हेजिंग वेजिंग के जो प्रोविजन है, मतलब कैसे हेज करोगे, डिफरेंशिएशन क्या है, जो थियोरी वाला जो चैप्टर है AFM का, वो 5-6 केस में वो पूछा इंस्टीट्यूट ने, 5-6 केस में इंस्टीट्यूट ने वो सब पूछा हुआ है।
सी आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली वो केस स्टडी सेम आएंगी, नाम चेंज करते पर पैटर्न तो सेम होता है ना। अब ऊपर की जो इतनी 2 3 4 4 पेज की स्टोरी देखो वो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एमसीक्यू आंसर करना है। क्या करने का, सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्टिव पे जाने का, ठीक है। अब अगर हम एक उठाए तो एक बार थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। देखो जैसे अगर सजेस्ट लेते पहले एक, तो मैं नवंबर का सजेस्टेड खोलता हूं, वी गो टू आईबीएस, ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्या है, ठीक है। पहली केस स्टडी चल रही है, पहली केस स्टडी चल रही है, पहली केस स्टडी चल रही है, ठीक है। तो ये 5 आपके एमसीक्यूज आ गए, 5 इंटू 2 10 मार्क्स का। अब देखो ये क्या है। पहला, हाउ सीए संदीप जैन शुड डील विद द इश्यूज इन द रिस्पेक्टिव ऑडिट रिपोर्ट ऑफ मून एंड प्राइम। अब मून एंड प्राइम की जो स्टोरी है वो पढ़ोगे वहां पर, ऑडिट रिपोर्ट की बात आई तो भैया वो ये ओपिनियन देने की अपने को, कि कौन सी ओपिनियन दोगे, ठीक है। नाउ अब कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अगर आपको टैक्स आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक, मैं जीएसटी वाला बात बता ही रहा था आपको कि हाँ एफआर प्लस जीएसटी, जीएसटी के अंदर भैया आईटीसी की जो कैलकुलेशन पे है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए, मतलब वो केस स्टडी जो आ रखे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो एफआर एंड जीएसटी, आई रिपीट एफआर एंड जीएसटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। ये देखो इन केस ऑफ मून 705 के हिसाब से मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन, द ऑर्डर शैल एक्सप्रेस एंड एडवर्स ओपिनियन। प्राइम, इन केस इज अनेबल टू ऑब्टेन साई, इन केस इज अनेबल टू ऑब्टेन साई, तो उसको डिस्क्लेमर दे देनी चाहिए। ये रहा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हो गया, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग सेम केस स्टडी आएगी भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि भैया पैटर्न कहां से उठ के आने के ज्यादा चांसेस होते सी। बाकी भी जो चैप्टर्स है पर उसमें कोई बड़ी कहानियां नहीं बनती ना, हमेशा ऐसे क्या पूछ रहा है, केस बेस्ड पेपर है, केस मतलब जहां कहानियां बन रही है। कहानियां कहां बनेगी हमारे, जैसे आईटीसी वाला जो कॉन्सेप्ट हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट हो गया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया, क्योंकि वो जजमेंटल बेसिस है, तो जजमेंटल वाले पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वापस से 5 into 2। Now, will you classify the inventory and receipts of JL as current assets accounts, मतलब FR? Then, do you think transaction in GAIL and Mark attracts any GST under GST? GST का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया। अब कैलकुलेट द वेरिएंसेस फॉर जेल, तो ये आपका आई थिंक एससीएमपी का पेपर का होगा, मतलब आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट, बट आई थिंक एससीएमपी लग रहा है मेरे को तो, पर ये उसका आ गया। देखो 5 5 5। नो इफ एक और देख लेते तो क्या आइडिया आ जाएगा। 5 into 2 10। Suggest the prescribed correction required under Ind AS to deal with the errors discovered in financial statement। Ind AS का क्वेश्चन, ठीक है। Based on available production data for shifts in case study, evaluate whether high quality has achieved world class performance or TPM approach। तो I think TPM approach, I don't know, costing होना चाहिए चीज। Now state whether a petition है 241 आ गया, 241 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट बाय द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स मेंटेनेबल। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहां से मिला, मैं केस पे जो इंस्टीट्यूट ने आ रही है केस स्टडीज आ रखी पूरी, वो 500 पेज की, उसमें मैं ढूंढ रहा था बैठ के कौन सा चैप्टर अट्रैक्ट हो रहा है, बार बार 241 240 242 आई मीन 240 241 244 राइट टू अप्लाई, वहीं से आ रहा है बार बार। सो भैया यहाँ से है ना हमको कुछ चीजें सीखने को मिलती है, आप उनको नोट करके रखिए भाई, जिससे क्या होगा आपको पेपर में ऐसा नहीं कि ब्लैंक करके कुछ भी जाके लिख रहे हो। सी देखो 40-50 वाई से देगा, मतलब कुछ भी लिखोगे तो, पर हमको क्या करनी है, हमको एग्जामिशन स्कोर करनी है, हमको एग्जामिशन स्कोर करनी है। या तो आपका एग्रीगेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या अगर आपका ग्रुप 2 रह जाता है तो डीटी खाली आपको देना पड़ेगा। इनके जगह डीटी का आपने वैसा प्लान किया कि डीटी में खाली बैठ कर आ रहा हूँ, आईडीटी और पेपर नंबर 6 आईबीएस के अंदर मैं एग्जामिशन लेकर आऊंगा। सो ये मैंने मेरी तरफ से लॉ और ऑडिट के आपको पैटर्न बता दिया। तो हाँ, साथ में ऑडिट के साथ आप कारो भी कर लीजिएगा, क्योंकि कारो के क्लॉज रेफरेंस दे दोगे तो 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपने को, ठीक है। सो एफआर इज वन सब्जेक्ट, एएफएम की थ्योरी प्लस जीएसटी। सी रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन वो सब इतना नहीं पूछ रहा, क्या मैं बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, क्या पूछ रहा है वो आईटीसी की कैलकुलेशंस कैसे करोगे, ठीक है, क्रेडिट कैसे यूज करना है नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा वो पूछ रहा है। मोर डिटेल आपको आपके जो टीचर्स होंगे वो बता पाएंगे, बट मैं मेरे हिसाब से एफआर एएफएम जीएसटी, ठीक है, एफआर और जीएसटी को तो प्लीज इंडेक्सिंग करके जाइए, रिकॉल करके जाइए बार बार कि कहाँ क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या होता है। एमसीक्यू में अगर आप देखोगे कहीं भी जजमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं है, मतलब अगर आएगा तो वो एक आएगा, बाकी सब में कैलकुलेशन है। सो दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट। सो कैलकुलेशन कहां होगी, एएफएम वाले कॉन्सेप्ट में मिलेगी आपको, कॉस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट में मिलेगी आपको, जीएसटी की कैलकुलेशन मिलेगी, इनकम टैक्स में वाले में मिलेगी, क्योंकि कैलकुलेशन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव का बताया कि भैया जो 15 मार्क के जो डिस्क्रिप्टिव है मेरे को वहां पर 8 से 10 मार्क चाहिए,
सो इवन इफ आई स्केल अराउंड 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स, तो मेरा 40 मार्क्स तो मेरा डिस्क्रिप्टिव में हो जाए। बाकी भैया एमसीक्यू है, 10 मार्क के मेरे एमसीक्यूज है, 10 मार्क के मेरे 40 मार्क के तो मेरे एमसीक्यूज है वहां पर। मेरे को वो 40 अगर मेरा स्कोर हो गया भैया, मेरा आईबीएस बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आईबीएस में एग्जामेशन आती है आपको, तो भी आपका 150 का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, 150 का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपको 300 का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं तो। ठीक है, ये हो गया क्लियर। लॉ ऑडिट का मैंने आपको बता दिया कहां से कितना पढ़ना चाहिए, कितना आपको रिकॉल करना है बार बार। अच्छा, सब्जेक्ट बता दिया एफआर, जीएसटी, एएफएम। अब जो आप देखोगे केस, आई से देखो सेम पूछे ना पूछे, पांचों अलग पूछे, पर जो वर्किंग है ना, जो पैटर्न बनता है, वो पैटर्न बनता है इसी में से, जो आईसीआई की केस स्टडीज आ रखी है। सो करीबन कुछ 536 पेज की है, तो स्टार्टिंग का पेज छोड़ सकते हो। यहां पर इंडेक्स है, देखो टाइम है अभी भी, इंस्टीट्यूट ने एक्सटेंशन भी दिया है, अभी भी टाइम है आपको। यू शुड रीड, मतलब क्या है, जो क्वेश्चंस है ना पीछे नीचे नीचे जो क्वेश्चंस है, सो हियर वी हैव अराउंड 50 केस स्टडीज। ऊपर की तो स्टोरी है बराबर। सी सेम तो नहीं पूछेगा, इतना तो अपन भी जानते, इतना तो भैया आई से भी जानते हैं ना। क्या करेगा, केस 1 केस 20 को मिक्स कर सकता है, तो आपको पता चले कौन सा क्वेश्चन कहां लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये ड्रॉ बिजनेस मॉडल कैनवास फॉर केबर, ऐसा कुछ है। ठीक है, सो ये आपको पता चाहिए, हाँ ये मैंने पढ़ा था कहीं तो लिखा हुआ है, तो मेरे केस में तो नीचे के जो क्वेश्चंस है ना, जस्ट रिकॉल दोस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। सी अगर आप बैठोगे, तो अगर मैं 50 पकड़ू, तो मेरा 15-20 मिनट में एक केस स्टडी आराम से होती है। सो 1 घंटे में 4 आराम से होती है आपकी, 1 घंटे में 4 आप आराम से कर सकते हो। 4 टारगेट को तो 3 तो हो ही जाएंगी। सो एटलीस्ट देखो ना कौन सा कंटेंट कहां लिखा हुआ है, कौन सा कंटेंट कहां लिखा हुआ है, बस। और फटाफट एमसीक्यू को ओरली सॉल्व करके बाजू में, मतलब एक पेपर लेके ए बी है सी डी है, तो बाई चांस अगर आपका रॉन्ग है, आपको पता होना चाहिए। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस आउट। ठीक है, ये 50 वाली, और जो नीचे दे रखे ना एडिशनल केस स्टडी 158 पेजेस की है, ये बनाई है इंस्टीट्यूट ने, बनाई है। देखो अभी इसका बी वाला क्वेश्चन देखो क्या है, whether the production of movie Simran is the research or development stage under relevant Ind AS, Ind AS का क्वेश्चन। तो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, पर आपको पता है ना कि भैया Ind AS का क्वेश्चन है, अभी भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मैंने कहीं Ind AS में पढ़ रखा है, वहां से उठाओ कंटेंट को, मैप करो इसमें और लिखो आंसर। नीचे एक्सप्लेन द रीजन फॉर ऑब्टेनिंग इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर 505, 505 आपको पता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिट एविडेंस की सीरीज आ गया। उसमें लिखा हुआ है कि भैया अगर मेरा रिस्पॉन्स अगर इनएडिक्वेट होता तो मेरे को क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेट प्रोसेस, अगर ऑल्टरनेट प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे अपन, अमर करेंगे। क्या करेंगे अपन, अमर करेंगे। हो गया आंसर। सो क्विकली ये वाली जो केस स्टडीज हैं, जो स्टार्टिंग वाली आ रखी है, वो पहला वेटेज आप एडिशनल वाले को दीजिए, क्योंकि ये न्यू है, मतलब 150 पेजेस की जो है, इसमें 30 है, 10 है इसमें। सो 50 + 10 60 केस स्टडीज है, 60 केस स्टडीज है गाइस, 60 केस स्टडीज है। तो इनको ढंग से कर लीजिए। ठीक है, इसमें से आपको मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहां लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि फिर तो बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं ना, सीधा आके यहां पर उठा लेके कॉपी कर लेने का। एमसीक्यू है, देखो 10.7 क्या है, वही आईटीसी। सो जीएसटी का कैलकुलेशन आ ही रहा है। सो 10 + 50 वो कर लीजिए, ये ढंग से करके जाइए। देखो आईबीएस में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, पर बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट वीक रहा है, जैसे आपने कॉस्टिंग अगर कभी नहीं पढ़ा है, या आपने टैक्स कभी नहीं पढ़ा है, देखो एफआर तो आ ही रहा है, एफआर का तो करना पड़ेगा, तो वो वाली जो केस स्टडी उसमें आप छोड़ दीजिएगा उसको, तो उल्टा जाइएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर एमसीक्यू के क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर वो बड़ी सी केस स्टडी पढ़िएगा। क्योंकि बड़ी सी केस स्टडी पढ़ के टाइम वेस्ट करके मतलब है ना, आधे से तो इररिलेवेंट कंटेंट होता है, आधे से ज्यादा तो इररिलेवेंट कंटेंट होगा। तो पहले नीचे से डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए क्या पूछा है, तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि डिस्क्रिप्टिव क्या पूछा हुआ है। एंड देन जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो एक बार रीड कर लीजिए फटाफट कि अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। देन जंप ऑन टू द स्टोरी, क्योंकि स्टोरी आईबीएस में क्या बहुत लंबे 4-4 पेज के, बच्चा पागल हो जाता है। 1 घंटे में एक केस स्टडी आराम से होती है, 4 घंटे में कंप्लीट करने का है। क्लियर हो गया आपको? सो अब सम अप करते हैं अपन पूरे वीडियो को। ठीक है, डायरेक्ट लॉ के पार्ट का बता दिया आपको,
ऑडिट के पार्ट का बता दिया आपको मैंने। सब्जेक्ट्स में ज्यादा फोकस एफआर और जीएसटी वाले पे रखिएगा वहां पर। एएफएम की थ्योरी जहां से हेज वेज की जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन के जो कॉन्सेप्ट है, टेक्निक्स के जो कॉन्सेप्ट है, वो उनको याद रखिएगा वहां पर। देन जो केस स्टडीज आ रखी है वो 10 मेन 50 वाली और एडिशनल 10 वाली, तो 60 केस स्टडीज लेके जाएगा, इसमें से कहीं ना कहीं घूमेगा। टाइम है, बैठ के कर लीजिएगा कि इसका क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, क्वेश्चन ये है, आंसर ये है। अगर 1 घंटे में 4 करोगे आराम से होती है, 4 सोचोगे तो 3 तो हो ही जाएगी। क्लियर? पसंद आया तो वीडियो डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड गाइस अगर किसी का ग्रुप 1 बचा है तो यहाँ पर एफआर एएफएम ऑडिट तीनों की क्लासेस होती है एंड सारे रिविजन आपको यहीं मिलेंगे। ठीक है, डू रिकमेंड योर फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, एम फॉर रैंक और 70+ विच एवर इज अर्लियर। बाय गाइस, टेक केयर।